नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सहायक कुल सचिव की जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा जो है वैकेंसी आई है, उसके जो पार्ट बी के बारे में दोस्तों हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, एक करेक्शन करना था। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने सहायक कुल सचिव ना बोल के बल्कि कुलपति बोल दिया है। तो दोस्तों, जहाँ पर मैंने कुल पति बोला है उसको कुल सचिव समझा जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों ने तो इस चीज़ को ज़रूर इग्नोर किया होगा कि वो शायद कुल सचिव है, बट कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो उसको जो है सहायक कुल सचिव समझा जाए, ना कि सहायक कुल पति, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने जो है पार्ट बी, यानी इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट टू के तहत जो है उसमें जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में फर्स्ट यूनिट जो है हमने स्टार्ट किया है। ये दूसरा पार्ट है, पार्ट यूनिट फर्स्ट का ही है, और ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, हमने इसके पहले जो है वैकेंसी किस तरह से, उसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, साथ ही उसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं है, कितने का पेपर होगा, इस सब भी पे जो चर्चा किया है। और वीडियो जो है उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, मैंने साथ में ये भी बताया था कि पूरा एनालिसिस किया था मैंने कि जो पार्ट वन है और पार्ट टू है, तो पार्ट टू में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे एमपीपीएससी के बारे में पूछा है, वो वीडियो जो है आपको उर्जित जीएस एकेडमी में मिल जाएगा। पूरा डिटेल में बताया है एकदम बिल्कुल, जहां आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो यूनिट 9 है, जिसमें कुछ आयोग है, चाहे महिला आयोग हो या ओबीसी या अल्पसंख्यक एसटी एससी आयोग, ये सारे आयोग जो हैं वो भी उर्जित जीएस एकेडमी में बहुत ही बढ़िया तरीके से वीडियो, एक एक चीज़ वीडियो बनाया गया है उसमें। कि जैसे कि एग्जांपल तौर पे हम एसटी एससी आयोग लें तो उसमें ये क्या है, किस संविधान के तहत है। साथ ही हमने ये भी बताया है कि क्या कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप दोस्तों वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सहायक कुल सचिव के जो पार्ट टू है, ठीक है। पेपर जो दूसरा होगा उस दूसरा की पहली यूनिट है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए जो है जो टॉपिक वाइज है उसको जो है उसी को लेके जो है हम सॉरी, उसी को लेके जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक को लेके जो है हम आगे की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो अभी स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं उर्जित जीएस एकेडमी में, तो उन्होंने, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करें। साथ साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा निरंतर बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों, तो फिर हम शुरू कर लेते हैं। तो आज जो है हम यूनिट फर्स्ट में ही जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, एडीबी बैंक हो गया, या यूनेस्को हो गया। इस टाइप के जो है हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के। साथ ही साथ जो है मध्य प्रदेश ने जो एक बिल बनाया था 2010 का, ठीक है, लोक सेवा कानून बिल बनाया था, उसके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। प्रश्न आने की प्रबल संभावना है 2000। और इसके बाद दोस्तों, मैं बहुत जल्द जो है जो पिछले साल यानी 2018 में जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2018 में कुल सचिव का, जो उसका पेपर था, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आखिर किस तरह से पेपर आता है, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोरिलेट करना सीखिए। कोरिलेट करेंगे तो ही चीज़ जो है आगे बन पाएगी। कोरिलेट से कहने का मतलब ये है मेरा कि पिछले साल इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना था कि अभी वर्तमान में जो है कुछ चीज़ें, घटनाएं ऐसे घट रही हैं, ठीक है। जैसे धार में जो है वो बांध जो है अभी कोलैप्स हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करंट अफेयर्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो ये भी जो है ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है यूनेस्को, ठीक है। अब यूनेस्को जो ये संगठन है, तो आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी जो है बताना पड़ेगा। तो जैसा कि अक्सर हम सुनते रहते हैं, यूनेस्को ने ये फलानी जगह को विश्व धरोहर की सूची में रखा। ऐसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये वही यूनेस्को है, ठीक है। जैसे हाल ही में जो है ग्वालियर के किले हो गए, या ओरछा के किले हो गए, ठीक है, इनको जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा जो है बेड़ा घाट का जो है फॉल है, वो उस क्षेत्र को भी जो है उन्होंने सूची में शामिल किया है। तो ये वही यूनेस्को है जिसके बारे में जो है आज हम देख रहे हैं। तो यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म। ध्यान रख लीजिए, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा
कि मैं जिस जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो उससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी जो है बताने की पूरी कोशिश रहती है, जिससे कि आप जो पढ़ें तो वो चीज़ जो है आपको दिमाग में रहे कि हाँ इससे क्वेश्चन ये बना जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है, अब आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। पिछली जो 2018 एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो यूनिवर्सिटी है उसमें से 4 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन गलत था, एक ऑप्शन सही था, बाकी 3 गलत थे। तो इस टाइप के जो है पूछे जा सकते हैं। तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन, है ना। जैसे यू से हुआ यूनाइटेड, एन से हुआ नेशन, ई से हुआ एजुकेशनल और एस से हुआ साइंटिफिक, ठीक है, एंड सी से हुआ कल्चरल एंड ओ से हुआ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद यूनेस्को क्या करता है, तो दोस्तों यूनेस्को है वैज्ञानिक जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है एक संस्था है, शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन, अर्थात यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की क्या है, एक घटक है, निकाय है, यानी एक उसका पार्ट है, किसका, यूएनओ का, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है, घटक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई है, ठीक है। कब हुई, 1945 में हुई। अब दोस्तों 1945 में क्या हो रहा था, आप सभी लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस दौरान जो है 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई। स्थापना महत्वपूर्ण है, स्थापना पूछी जा सकती है, ठीक है। अधिक और स्थापना पूरी पूछी जा सकती है, यानी 16 नवंबर भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 16 की जगह क्या है 15 कर दिया गया, ठीक, या 14 कर दिया गया, या 14 15 16 3 कर दिए गए, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति की स्थापना करना, ठीक है। जितने मैक्सिमम जो है संगठन होते हैं उनका उद्देश्य यही होता है, किसी भी चाहे विकासशील हो, विकसित देश हो, या जो और जो तीसरे नंबर के जो देश होते हैं इन सबको आगे बढ़ाना ही होता है, ठीक है। अल्टीमेटली जिनका जो है उद्देश्य क्या होता है, इनको आगे बढ़ाना होता है, शांति स्थापित करना होता है। इसीलिए जो है ये छोटे छोटे बच्चों और इसके अलावा बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए जो है बनाए जाते हैं। तो इसका उद्देश्य है शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दोस्तों इसके जो है 193 देश हैं, ठीक है। पहले 195 थे, लेकिन यूएसए और इसराइल ने क्या करते, विड्रॉ कर लिया, हट गए उससे, ठीक है। तो वर्तमान में 193 कंट्रीज़ हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सदस्य हैं। तो यूनेस्को के जो है 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं। यानी जब ये बना था यूनेस्को तब सहयोगी साथ में इतने सहयोगी थे, और 2 पर्यवेक्षक सदस्य भी जो है इसमें शामिल है। अब यूनेस्को के तहत देख लेते हैं, तो यूनेस्को का काम क्या है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को शिक्षा, पर्यावरण और समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है ये बढ़ावा देता है, ठीक है। दोस्तों अगर थोड़ा, अगर देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर याद भी ना रहे, लेकिन अगर कोई संस्था है, अगर उस संस्था के मेन उद्देश्य को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो जब हम एग्ज़ाम और हॉल में बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसी उद्देश्य की वजह से जो है आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी जो आंसर होता है उसको आसानी से जो है हम पिक कर लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये सही होगा, अगर आपको उसका एक्चुअल में उद्देश्य पता है। तो जो यूनेस्को है इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव, हम पढ़ रहे थे, शिक्षा, पर्यावरण, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है बढ़ाना है। इसके अलावा जो है यूनेस्को जो है शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक, मानव, संस्कृति, सूचना संचार के जरिए क्या करता है, ये गतिविधियों को संचालित करता है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं ये क्या करता है, इसी के माध्यम से किसी संस्था को या किसी क्षेत्र को जो है ये बढ़ावा देता है, ठीक है। अब कैसे बढ़ावा देता है कि पर्यावरण उसकी सूची में शामिल करता है, किसमें, अपनी जो है वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल करता है। अब धरोहर में किसी भी जगह को धरोहर सूची में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जो ग्वालियर के किले हैं, या सांची है, या खजुराहो है, ठीक है। इनके या भीमबेटका है, ये मध्य प्रदेश के जो है धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को के। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये जो क्षेत्र हैं इनको संरक्षित भी करना होता है। इसके अलावा एक उद्देश्य ये भी होता है कि यहाँ पर्यटकों की आवाजाही भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, इसका जो है मेन उद्देश्य है। और इसके तहत क्या करता है, ये आपस में जो है ये शांति स्थापित करने का ये एक मतलब इसका एक प्रयास है।
तो इस तरह से जो है यूनेस्को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये चीज़ जो है आपको आ सकती है। और इसका अगर नोट्स बनाना चाहें या बिल्कुल एकदम बिल्कुल नोट्स क्योंकि बनाने का समय है नहीं, तो आप इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आप उसको जो है राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं, दूसरा है यूनिसेफ। ठीक है, क्या है यूनिसेफ? यूनिसेफ का पूरा नाम, हर संस्था का, हर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यानी ये एक, इससे जो फुल फॉर्म समझ में आ रहा है कि ये बच्चों के लिए काम करती है। बच्चों के लिए क्या करती है? यानी बच्चों के जो भी कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनाना है या किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये उसके लिए काम करती है। दोस्तों जब ये संस्था बनी यूनिसेफ, तो दूसरी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे जो है उसमें हता होती है, मारे गए। ठीक है, बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हुए थे। ये संस्था उन्हीं के लिए बेसिकली जो बनी और उन्हीं के कल्याण के लिए जो है इस संस्था कार्य करना शुरू किया। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना आरंभिक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। यानी बेसिकली जो है जो बच्चे थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हताहत हुए थे, उनको जो है उनके जीवन स्तर को बढ़ाना था, उनको जो इनिशियल चीज़ है वो चीज़ प्रोवाइड कराना था। ठीक है, अब इसकी स्थापना में क्या हुआ, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई, किसकी? यूनिसेफ की। और इसी दिन जो है यूनिसेफ दिवस भी जो है मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है, प्रति वर्ष 11 दिसंबर को, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देख रहे थे यहाँ पर कि इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 की हुई थी। 1993 यूनिसेफ, ठीक है, 1993 यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना। ठीक है, जैसे ही अभी हमने बात की थी यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना जो हुई, ठीक है, 16 यूनिसेफ की स्थापना जो है बेसिकली हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, 16 नवंबर 1945 की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये यूएनओ का क्या है, स्थायी संगठन था। तो इसी तरह जो है यूनिसेफ भी 1953 में, ठीक है, 1953 में किसका, यूएनओ का जो है स्थायी सदस्य बना। स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को ही, बट उसका स्थायी संगठन कब बना यूएनओ का? 1953 में। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है, इसके अंतर्गत बहुत सारी जो है संस्थाएं शामिल होकर ये बड़ा संगठन बना। ठीक है, अलग अलग संगठन बना, तो बना। इसके बाद कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं, यानी अध्यक्ष हैं। ठीक है, कोई भी संस्था होगी, उस संस्था का एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको संचालित करता है, प्रमुख होता है, हेड होता है। तो उसी पर कैथलीन रसेल जो है यूनिसेफ के प्रमुख हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ का पेरिस में था, और यूनेस्को का पेरिस में था, और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। इसके बाद यूनिसेफ को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, भारतीय पुरस्कार भी मिले। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो है यूनिसेफ को उसके कार्य के लिए जो है मिले। जैसे 1965 में उसके बेहतरीन कार्य करने के लिए शांति का नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, और 1989 में संगठन में इंदिरा गांधी शांति स्वरूप जो पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, वो भी इस संगठन को जो है दिया गया। इसलिए इस संगठन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसके भारतीय पुरस्कार मिला है। इस दृष्टि से जो है इस संगठन की जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि ये 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद यूनिसेफ के कार्य क्या है? दोस्तों यूनिसेफ पूरे विश्व में बच्चों की भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं दूर करने का कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों मैंने उसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये बेसिकली बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है, यानी जो बच्चे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य है, इन सब में जो है ये ध्यान देता है, और इसको समस्याओं को दूर करने का जो है ये कार्य करता है। इसके अलावा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो बहुत से बच्चों को जो सुरक्षा देना था, इसके अलावा जो उनके जो स्वास्थ्य है उस पर भी जो है ये ध्यान देता है। इसके अलावा जो है बच्चों में जो वैक्सीनेशन है या टीके किस तरह से कहाँ है कि नहीं हो, तो ये भी चीज़ जो है ये पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो है यूनिसेफ जो HIV पीड़ित बच्चे हैं या देश हैं, उसमें बच्चों का एड्स से बचाने का कार्य भी जो है यूनिसेफ करता है। अब दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया था कि यूनिसेफ को जो है किसी भी संगठन का अगर आप उसका उद्देश्य समझ गए हैं, तो जब अगर आंसर आएगा या ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट वो आते हैं, उसमें से जो है आप आसानी से जो है अगर आपको थोड़ा इसका पता है तो आप उसमें से लगा सकते हैं, टिक, सही टिक मार्क कर सकते हैं। अगर उसकी जो है मेन
जो चीज़ संगठन का आपको उद्देश्य होकर पता है। इसी प्रकार चलिए दोस्तों, हम अगला जो है टॉपिक है वो है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB कहते हैं ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई और ये कब बना, कैसे बना, इसके लिए देखते हैं। तो एशियाई विकास बैंक जो है, जिसे ADB कहा गया है, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया। सुगमीकरण यानी का मतलब होता है सरल बनाने के लिए जो है किया गया। ठीक है, जिससे उनका आर्थिक विकास जो है सरल हो सके, इसलिए जो है इसके ध्यान में रखते हुए जो है ADB बैंक की जो है स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना कब की गई, ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर। ठीक है, सॉरी 19 दिसंबर, 19 दिसंबर, 16 नवंबर 1900 जो है 45 तो यूनेस्को की थी, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं एशियाई विकास बैंक की, तो 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की जो है स्थापना की गई। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस मनीला में है, मनीला में है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, ADB का उद्देश्य क्या है कि सदस्य राष्ट्रों को, जो इसके देश सदस्य हैं, ठीक है, इस सदस्य राष्ट्रों को 66 या 67 सदस्य हैं, इसके सदस्य राष्ट्रों को ऋण एवं तकनीकी सहायता जो है देता है ये। ठीक है, तकनीकी सहायता ऋण देता है, और जो उसमें ऋण के साथ साथ जो सहायता देनी चाहिए टेक्निकली जो सपोर्ट भी ये करता है। आपको किस किन चीज़ों के लिए, आर्थिक विकास को प्रेरित करना है, सामान्य आर्थिक नीतियाँ और व्यापार में समन्वय स्थापित करना, गरीबी को कम करना तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, मानव विकास को बढ़ावा देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। किसके किसके ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो डेवलपमेंट बैंक है, इसके ये प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, कोई भी संगठन पढ़ना, उस संगठन में उसकी स्थापना कब हुई, कितने मेंबर हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और इसके बाद ये देखना उसमें कि उसका उद्देश्य क्या है। कार्य तो हम समझ जाएंगे, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें जान सकते हैं, तो किसी भी संगठन के बारे में आप आसानी से जो है बता पाएंगे, उसका आंसर जो है सही कर पाएंगे। तो ये जो है इसका जो है मेन उद्देश्य था। इसके बाद जो है एशियन बैंक के कुछ कार्य हैं। कार्य क्या है कि अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए और इक्विटी निवेश में ये उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो उसके सदस्य देश हैं उनको आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए जो है धन ये क्या करता है, मुहैया कराता है। कौन, एशियाई डेवलपमेंट बैंक कराता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, कुछ परियोजनाएं जैसे चलते हैं, परियोजनाएं और विकास और परामर्श सेवाएं तैयार करना तथा उनसे लागू करने के लिए ये क्या करता है, जैसे कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है, तो उनको तो धन देता ही है, साथ में उनको क्या करता है, तकनीक भी जो है उपलब्ध कराता है। ठीक है, ना कि केवल पैसा देना नहीं, पैसा देने के बाद जो सेवाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें क्या करता है ये साथ में तकनीक भी जो है उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जो विकासशील देश हैं दोस्तों, एक विकसित देश होते हैं, एक विकासशील देश होते हैं, एक अल्प विकासशील देश होते हैं। 3 कैटेगरी होती है, ABC। तो जो विकसित देश वो होते हैं जो एकदम पूरी तरह विकसित हो सके, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गया, ये सब विकसित देश हैं। लेकिन भारत हो गया, ये भारत विकासशील देशों में आता है। ठीक है, तो जो विकासशील सदस्य देशों में सामान्य व्यापारी नीतियाँ और योजनाओं में सहायता के अनुरोध पर कार्यवाही करता है। ठीक है, ठीक है, यानी जो विकासशील देश हैं वो सामान्यकारी विकास नीतियाँ जो बनाते हैं और योजनाओं में सहायता के लिए, कोई योजना बन रही है उसमें सहायता के लिए जब कोई सदस्य देश यानी विकासशील देश क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं, तब उसमें जो है ये सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक कार्य है कि सामान्य व्यापारी विकास नीतियों और योजनाओं के विकासशील सदस्य देशों में सहायता अनुरोध पर कार्यवाही जो करता है, ये दोनों जो है एक ही हैं। अब इसके बाद जो है, अब हम पढ़ते हैं, ये टॉपिक होगा, यानी अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी, और इन्हीं में से जो है एक ना एक प्रश्न दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। आप देखिएगा, इसलिए जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी के तौर बताया है, बस आप उसी के तहत जो है इसको पढ़ते जाइए। 100% आपसे एक मार्क्स जो है कम नहीं होंगे, यानी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अधिनियम है, और एक अगर मैं ये कहूँ कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर अधिनियम साबित हो रहा है। ठीक है, कैसे होगा, इससे क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको जो है बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 मध्य प्रदेश द्वारा पारित एक विधेयक है। ठीक है, जो निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 है, ये निर्धारित समय सीमा में, जैसे मान लीजिए कोई लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें जाति प्रमाण पत्र या गैस का कनेक्शन कुछ भी लेना है, तो उसके लिए जो है अगर डेट दे दी गई है, उसी डेट में जो है ये चीज़ हमें प्राप्त होगी, यानी निर्धारित समय सीमा में वो चीज़ हमें मिलके प्राप्त हो जाएगी। यानी मान लीजिए हमें कोई प्रमाण पत्र बनवाना है या बिजली का कनेक्शन लेना है, तो कनेक्शन जो है हमें निर्धारित समय पर मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा, उसमें जुर्माना लिया जाएगा, किसके सामने वाले जो नहीं दे रहा है, हमें जो सुविधाएं नहीं दे रहा है, या बिजली का जो हमने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो जो इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, और हमें क्या है, हमें देरी होने के कारण जो है हमें कुछ राशि जो है वो भी मिलेगी, ठीक है। तो उसके बारे में चलिए हम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं में प्रदान करने की ये विधेयक गारंटी देता है, यानी समय पर मिलेगी, इसकी गारंटी इस अधिनियम के द्वारा दी जाती है, ठीक है। इसके अनुसार लोक सेवकों को तय समय में सीमा में काम पूरा करना होगा, ठीक है। गारंटी देती है, इसका मतलब ये है कि जो लोक सेवक है जो काम कर रहा है उसको समय सीमा में जो है क्या करना पड़ेगा, काम को पूरा करना पड़ेगा, टाला मटोली नहीं की जा सकती है। अब इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पेपर में पूछी जा सकती है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो 2000 मध्य प्रदेश में कब लागू हुई, तो 17 अगस्त 2000 को लागू की गई, ध्यान रखिएगा। 17 अगस्त, 17 अगस्त, आज का दिन 17 अगस्त ही है, ठीक है। आज जब ये हम पढ़ रहे हैं तो 17 अगस्त आज है, 17 अगस्त 2022 है, बट ये लागू कब किया गया है, 17 अगस्त 2010 को जो है ये अधिनियम लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 जो है लागू हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि ऐसा ना होने पर जवाबदेही तय कर उन पर 500 से 5000 का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है, ठीक है। ये जुर्माना किस पे लगेगा, जो हमें जो जिसके तहत जो है, जैसे हम बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं, जो इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जो है 500 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो 2010 है उसमें कितनी सेवाएं को जो है शामिल किया गया है, तो दोस्तों जब ये बना था तब 26 सेवाएं थी, आज वर्तमान में जो है 52 सेवाएं जो हैं इसके तहत जो है शामिल किया गया है, 52 सेवाएं जो है इसके तहत जो है शामिल है। इसके अलावा अब एग्जाम्पल तौर पे हम देखते हैं, जैसे नागरिकों को विद्युत जल के कनेक्शन, बच्चों के स्कूल में प्रवेश, जन्म में मृत्यु निवास, विवाह के प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए अब जो है कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं कि इतनी ये सेवाएं हैं, इसके अलावा और बहुत सी सेवाएं हैं, 52 सेवाएं हैं। तो अब क्या होगा, अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये लोक गारंटी अधिनियम जो 2010 है ये गारंटी देता है कि आपको तय समय पर निश्चित डेट पे जो है वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, वो सेवा आपको प्राप्त होगी, वरना जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। 17 अगस्त 2010 को जो है 17 अगस्त 2010 को जो है इस अधिनियम को लागू किया गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है इसमें जुर्माना देने का भी प्रावधान है, इसमें एफआईआर कॉपी सब चीज़ें जो है हम निवेदन नहीं करना पड़ेगा, अब सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ें समय पर होंगी। इसके अलावा जो है समय से कभी काम होंगे, सभी नहीं होने पर उन पे जो है दंडित किया जाएगा। ये सबसे जो है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसके अलावा जो है जो पीड़ित व्यक्ति होगा जिसको यह सेवा नहीं मिलेगी, उसको क्षतिपूर्ति के तहत 250 रुपये से 5000 रुपये तक की जो है राशि भी दी जाएगी क्षतिपूर्ति के तौर पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट्स है कि इस अधिनियम को तकरीबन 2012 में, ठीक है, 2010 में तो बना, 17 अगस्त 2010 में ये अधिनियम बना, और 2012 में इसको यूएनओ का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पुरस्कार क्या था, ये था यूएनपीएस, इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड, इस अधिनियम को मिला, जो कि अपने आप में एक इस अधिनियम की इम्पोर्टेंस जो है विश्व स्तर पे जो है किस तरह से जो है ये अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, इस अवार्ड से जो है हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो है इस अधिनियम को जो है एक पुरस्कार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिला, क्या मिला, वो यूएनपीएस, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनपीएस आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसका पूरा नाम भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड, यानी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है इसको मिला 2012 में। इसके बाद जो है लोक सेवा गारंटी का प्रभाव देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों, इसका जो प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि काम काजों में क्या हुआ कि
भ्रष्टाचार और समय कम लगने लगा काम में। ठीक है, इससे भ्रष्टाचार में लगाम लगी, यानी ये किसी भी कर सेवा हमें लेना है, सरकारी सेवा, तो उसको जो है एक निश्चित समय दे दिया गया। निश्चित समय से क्या हुआ, ये पारदर्शिता बन गई। ठीक है, समय कम लगा, पारदर्शिता बनी और भ्रष्टाचार जो है कम हुआ। क्योंकि वही चीज़ टाल मटोल होती थी उसमें, जिसको भी काम करवाना होता था उसको धन देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। अब इससे जो है क्या हुआ, इससे सब छुटकारा मिला। इसके अलावा जो है कार्यों के संचालन में देरी करने जुर्माने का प्रावधान किया गया, जिससे विलंब की स्थिति जो है खत्म हो गई। ठीक है, कार्यों में पारदर्शिता आ गई और गलत तरीके से आवेदन करने की निराकृत भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके व्याख्या निराकरण आधार होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलावा समय सीमा में कार्य करने के प्रकरण निश्चित अवधि में ही निश्चित हो जाएंगे। अनावश्यक प्रलोभन की प्रवृत्ति रुकेगी, मतलब ज़बरदस्ती का जो पैसे देना और ये सब चीज़ें जो है ये सब समाप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 था, इसका टॉपिक समाप्त हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी संगठन कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम, उसकी अगर मेन चीज़ रूट जिसे बोलते हैं नस अगर हम पकड़ लेते हैं, उसी चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ इससे ये होता है, कभी भी आंसर, कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अब मैं आपको एक अब बताता हूँ कि 2010 जो अब हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम पढ़ा, इससे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिली। इससे मिली कि ये कब पारित हुआ, इसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड क्या मिला। ठीक है, इसमें कितनी सेवाएं लागू की गई, ये कब लागू हुआ। ठीक है, इसके तहत जो है हमने कितनी सेवाएं, 52 सेवाएं हैं, और ये क्या काम करता है, इसका क्या प्रभाव है। इस तरह से इतनी चीज़ें अगर हमने इसके बारे में पढ़ी है, अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप, मैं पूरा उम्मीद है कि आप जो है इसको आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है ये पहुँचे। दोस्तों जो लोक सेवा था अभी हमने पढ़ा, ये यूनिट 2 का है, और इसके अलावा जो और संगठन थे वो यूनिट 1 का है। दोस्तों इसके अलावा आप उर्जित जीएस एकेडमी में जाके जो है विश्व बैंक के बारे में जो है वहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें वीडियो, स्पेशल वीडियो अपलोड है, पार्ट 2 में वीडियो अपलोड है। उसमें आप देखेंगे कि विश्व बैंक में जो है, विश्व बैंक बहुत सारी रिपोर्टें भी जारी करता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा इस बार, उम्मीद है कि ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप जो है जाके वहाँ जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, समय कम है, इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जल्द से जल्द प्रोवाइड करा पाऊँ, और जिससे कि आपको आसानी से जो है आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुल निकल जाए। पढ़ते रहिए। नमस्कार।